Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IT Sri City and तो आज हम चैप्टर 2 केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हैं। तो आपने केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर पढ़ चुके होंगे। अब हम उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम एक बार देखेंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है पिछले चैप्टर्स के वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो सके जब हम उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो चलिए, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11 का हम चालू करते हैं। तो इसमें बस बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होंगे कुछ, फिर थोड़े और बढ़ते जाएंगे और लेवल आते जाएंगे। इसमें कुछ ऐसे पार्टीशंस होंगे। एक जैसे पहला पार्ट दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो ऐसे ही कुछ कुछ और है, जैसे शॉर्ट है फिर लॉन्ग है। तो हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पहले चालू करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन चालू करने से पहले बता दूं कि ये हमारा केमिस्ट्री का है एग्जाम्पलर। तो इसमें आपको बेसिक चीजें ये याद रखनी है कि जैसे ये तो केमिस्ट्री है, तो देखिए अब मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा, पर केमिस्ट्री है इसलिए इसमें दो पार्ट होता है। वैसे तो ये फिजिकल केमिस्ट्री तो थोड़ा अच्छा होगा, कई लोगों को पसंद नहीं आता, कई को पसंद आता है। तो देखिए, इसमें ऐसा दो चीज है। अगर एक चीज होता है थ्योरी कंटेंट और एक होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है जिसमें थ्योरी लग रहा है और आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो आपको शायद ही 2 सेकंड से कम का टाइम लगेगा उस क्वेश्चन का आंसर जानने को। ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा स्ट्रगल। लेकिन वहीं पे अगर कुछ फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन लग रहा है, तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो दोनों क्वेश्चन है, दोनों वेरायटी रहती है केमिस्ट्री में, हम सारी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट लिख देता मैं यहाँ से, हम चालू कर रहे हैं। फर्स्ट दैट इज एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हमारा चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एग्जाम्पलर कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, मैं हेडिंग डाल देता, एमसीक्यूज। ओके, इट इज हमारा टाइप 1। ओके, तो चलिए सॉरी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो हम पहले क्वेश्चन रीड करते जाएंगे, ऑप्शन भी रीड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसका क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन रीड करा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये जैसे मैंने बोला थ्योरी कंटेंट है, अगर आपको प्रॉपर आती होगी, यानी कि ये चीजें, यानी कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे, जेई पढ़ कर रहे हैं, तो आपको ये चाहिए जो तो एकदम रटी हुई होगी। तो जैसे मैं एक बार पढ़ा देता हूँ ऑप्शंस। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ओके, तो वो देखिए, देखते से पता चल रहा है हमें कि ये हमने पढ़ा था। ये ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन सही है, मैं बता रहा हूँ। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर वाइल द न्यूक्लियस ऑफ 10⁻⁻50। ओके, ये हमने पढ़ा था, एक हमारा फिजिक्स में चैप्टर ही है न्यूक्लियर करके, उसमें तो आपको न्यूक्लियस का पूरा एक एक चीज पता है। ओके, तो ये भी रदरफोर्ड के जो अल्फा पैट्रिक स्कैटरिंग हुआ था, जिसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन इधर उधर गए थे और हम उनका डिफ्लेक्शन पता चला था, साइज के बारे में पता चला था, उसके अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस का कितना मास डेंसिटी रहता है और पूरा कंपोजिशन पता चला था हमें। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट। ओके, मैं इसको अभी बाद में आता, मुझे स्प्रेड आउट है थर्ड पे। फोर्थ वाला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फोर्थ वाला ऑप्शन तो करेक्ट था, लेकिन देखिए, हमने ये पता है हमें कि आपने पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करा था, उसने एनर्जी की कोई बात नहीं करी थी ऐसा। तो ये जो था, मैं बता दूं, इसमें ऑप्शन ये थर्ड वाला ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी थी वो बोर ने दी थी। ओके, तो दो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स, सॉरी कॉल्ड ऑर्बिट्स, ये अपना रदरफोर्ड ने नहीं दिया था, ये बोर ने दिया था। तो इसका आंसर है थर्ड। ओके, तो ये वाला ऑप्शन राइट टिक कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैं लिख देता इलेक्ट्रॉन्स। हम थोड़ा रिव्यू भी करते जाएंगे ताकि आपको सब यानी कि याद भी आते जाए जो पिछले टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि सर क्या ये करा रहे, बस आंसर आंसर बता रहे। तो ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन सर्कुलर पाथ विथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये क्या हुआ था, डिराइव बाय बोर। ओके,
तो जो भोर ने दिया था उसमें उसने बताया था जैसे कि जो सर्कुलर यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन है वो अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है। लेकिन इसके बाद में उसने आपको पता भी होगा भोर का एक वो आ गया था, यानी कि एक लिमिटेशन आ गया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन जब ये मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो वो एनर्जी रेडिएट भी कर रहा है, तो उसे तो कोलैप्स हो जाना चाहिए। तो इसके कारण उसकी वाली थ्योरी भी हमारी यानी कि लिमिट हो गई थी एक टाइप पे, फिर हमें दूसरी नई प्रॉपर्टी अपनानी पड़ी थी। ओके, तो ये सारी चीजें मैं पिछली है इसको उड़ा दे रहा। मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये बोर ने दिया था और रदरफोर्ड ने दिया था। ओके, तो इसके साथ हम पहला क्वेश्चन चालू है। देखिए, वैसे तो मैंने इसमें टाइम लगा दिया, पर देखिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा रदरफोर्ड और बोर की एक्सपेरिमेंट, यानी कि उनके जो कॉन्क्लूजन्स आए थे, तो आपको यहाँ 1 सेकंड का टाइम लगेगा मुश्किल से कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो हमें यहाँ पूछा भी विच कुड नॉट बी डिराइव्ड, तो हमें सिर्फ रॉन्ग आंसर देखना है। तो देखिए, हमें पहले क्वेश्चन की अप्रोच अच्छे से देखनी होगी कि उसे हम कैसे टैकल करना है, तब हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। ओके, तो ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ आपको व्हाट इज ग्राउंड स्टेट। तो देखिए, जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें हमारा ऐसा होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो फिल किए जाते हैं ऑर्बिटल्स में, उसमें क्या होता है। हम्म तो उसमें बेसिकली होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में फिल हुए जाते हैं। और इसमें मेन चीज ये बात को ध्यान रखनी है कि पॉलीज और एक और प्रिंसिपल था, हुंस प्रिंसिपल, ये हमें फॉलो करना है जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो सेकंड, पहला लिख देता मैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, ओके, कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑर्बिटल्स, ये मेन चीज लिखा हूं इससे आपका क्वेश्चन ही बन जाएगा। फिल्स फ्रॉम लोअर टू हायर, ओके, लोअर टू हायर लेवल, ओके, ये एनर्जी है लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। तो इस ऑर्डर में हमारा फिल हुआ जाता है। तो देखिए हम देख लेते हैं, जैसे कि 1s2 2s2 2p6। ओके, तो ये जो भी किसी भी चीज एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो हमें बस उसे फिल करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखिए 1s2 2s2 2p6, ओके, ये सही है। 3s2 3p6, ओके। डी ऑर्बिटल में उसने इलेक्ट्रॉन डाला 4s2, ये भी ठीक है। ओके, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। ओके, तो इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है, बाकी और चेक करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s में एंड ये सारी चीजें। तो देखिए, हम्म, तो इसमें ऐसा हो सकता है। देखिए पहला वाला तो सही है, मैं ऐसे स्टार्टिंग के नहीं, लास्ट, हमें लास्ट के एलिमेंट पे फोकस करना है क्योंकि बाकी पूरे तो सेम ही है। तो देखिए पहला ये फर्स्ट ऑप्शन है, उसमें क्या है 3d8 4s2। तो देखिए ये फॉलो कर रहा है अपना पॉलिश प्रिंसिपल। उसमें क्या होता था, डी इलेक्ट्रॉन हो गए ये ऐसे, 1 2 3 4 5, ओके। तो ऐसे 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 जाता था, ये ऐसे जाया, ये ऐसे गया, ओके, ये ऐसे गया, कितने हो गए 8 हो गए। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यानी सही है। ओके, सेकंड वाला देखते हैं। ओके, सेकंड वाला देखे जाए तो ओके, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, इसमें ऐसे डाले, इसमें ऐसे डाले, इसमें ऐसे डाले, इसमें ऐसे डाले, एक बच गया क्योंकि उसमें हमने 9 इलेक्ट्रॉन फिल करे अपने किसमें, और डी ऑर्बिटल में, और एस में तो हमारे 2 ही थे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। वैसे ही थर्ड वाले में देखिए, इसमें थर्ड वाले में D10 पूरा फुल है और लास्ट वाले में 1 है। ओके, ये भी ठीक है क्योंकि पहले इसमें 3 वाला जो लो एनर्जी लेवल था उसको पहले फिल किया गया, फिर इसको फिल किया गया था। ओके, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है पता है आपको, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि अगर ये 4 वाला है 4s है और ये 3D है, तो यहाँ पे जगह खाली थी फिर भी हमने यहाँ पे फिल करे। और हमें पता है कि ऑर्बिटल्स फिल होते हैं लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। तो ठीक है, मैं अभी फोर्थ ऑप्शन दिखाता हूँ उसका अपन वो भी दिखाएंगे, यानी कि उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए इसमें तो पूरा फिल था, और इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ देखिए 3D10 है एंड 4s1 है। तो ये वाला भी पूरा फुल है, इसमें भी फुल है ये एक टाइप से देखिए, क्योंकि इसमें आप देखिए सभी लोग पेयर्ड है, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी।
जैसे फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, उसमें 3D5 देखिए। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आपको पता होगा, पहले एक स्पिन वाला जाता है, फिर उसके बाद में अपोजिट स्पिन वाले बाद में ट्रांसफर करते हैं, पहले एक स्पिन से पूरे फुल करते हैं, उसके बाद चलते जाते हैं। तो ये भी एक प्रिंसिपल था। ओके, तो देखिए, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाले में क्या है? अगर सेकंड वाले को हम इस टाइप से लिख देते हैं, किस टाइप से लिख देते हैं? 1 2 3 4 5। ओके, ये ऐसे लिख देते हैं। पहले मैं फिल कर, देखिए मैं फिल भी कर रहा हूँ, एकदम ऑर्डर में फिल कर रहा हूँ, ताकि आप यानी कि आपका सॉल्यूशन एकदम करेक्ट परफेक्ट आए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पहले पूरे फिल करे, पूरे इसमें भी मैंने एक डाले। ओके, अब मैं यहाँ से फिल करना चलूंगा। 1 2 3 4। अब देखिए, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों नहीं डाल रहा, तो देखिए ये पूरा फिल हो गया। ये हो गया 3D10। और देखिए, लोअर ऑर्बिटल मैंने पहले फिल करा, फिर अपना 4s वाला ऑर्बिटल है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, तो उसको मैंने फिल करा। अगर ये फोर्थ सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से रहता, तो हमारा वो भी ऑप्शन सही होता है। तो ये है, तो सेकंड का आंसर ये है। ओके, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो आपको बस ग्राउंड स्टेट में इतना याद रखना है कि आपका जो ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो वो लो एनर्जी से हाई और हाई एनर्जी ऑर्बिटल में फिल होना चाहिए हमेशा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स आर गिवन। ओके, तो ये हमारे पास रफ स्केच दिया हुआ है इसका, जो आपने पढ़ा होगा। एक लास्ट में आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो अपना चैप्टर उसके लास्ट टॉपिक है, लास्ट लास्ट में ये आता है, जिसमें पूरी प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, साई स्क्वायर, ऐसा कुछ कुछ होगा, आपने पढ़ा होगा। तो उसमें तो देखिए, मैं यहाँ बना देता, ये 1s का है और ये 2s का है। ओके, ये ऐसे कुछ डेंसिटी दी हुई है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो देख, अब हमें पूछा क्या, देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इन द रीजन रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द रीजन। ओके, तो मैंने जैसे बताया कि जो ये जो दिया है हमारे पास ग्राफ, जो दो प्लॉट्स दिए सर्कुलर, वो बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं? वो डिफाइन करते हैं डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो आगे एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। मैंने जैसे बताया, ये भी देखिए थ्योरी कंटेंट, अगर आपने ये प्रॉपर पढ़ा होगा तो अभी एक सेकंड में आप आंसर बता देंगे। ओके, 1s एंड 2s ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन शेप, कोई बात ही नहीं है इसमें, तो छोड़ ही दो, ये तो करेक्ट ही है। सेकंड ऑप्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द नेटवर्क। हाँ, ये भी ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। हाँ, ये भी सही है। देखिए, अगर आप जैसे ये है, इधर जाएंगे, ऐसे जाएंगे। अब जैसे स्फेरिकल है, तो ये बात बतानी चाहिए थी कि ये हमेशा इक्वल, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस इक्वल साइड में बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे जो न्यूक्लियस का डेंसिटी वो भी उतना ही यूनिफॉर्मली हमें यानी कि कंट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो ठीक है। The probability, fourth option, the probability density of electrons for 2s orbital decreases uniformly as the distance from the nucleus increases. नहीं नहीं, ये गलत है। तो देखिए, इसने बोला है कि हमें इसकी बात बोला है, उसने बोला है कि जब जब कैसे मैं बताऊं आपको? ओके, जब रेडियस, ये मान लीजिए आर, ये डिस्टेंस आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, नहीं कहने से रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस लिख देते हैं। ओके, फ्रॉम न्यूक्लियस, मैं इसको ऑफ को हटा रहा हूँ, सॉरी। ओके, छोड़िए, हट नहीं रहा। ओके, तो देखिए, इसमें आपने जैसे पढ़ा होगा, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, तो उसमें ऐसे साइज स्क्वायर होता था। ओके, और ये रेडियस होता था आर, यानी कि न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और ये मान लीजिए आर है। ये वेरी करते जा रहा है जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है। आर क्या हो रहा है? जैसे कि हमारा साइज बढ़ रहा है उस टाइप से, और उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, और न्यूक्लियस से जो हमारी साइज बढ़ती जा रही है उसका डिस्टेंस। तो ये जो 2s ऑर्बिटल होता है, आपने पढ़ा होगा कि उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा, फिर ऐसा। तो देखिए, पहले थोड़ा सा, देखिए पहले तो कुछ नहीं था, पहले थोड़ा सा इंक्रीज करा, फिर डिक्रीज करा, फिर इंक्रीज करा, फिर डिक्रीज करा। तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो 2s ऑर्बिटल होता है, उसमें पहले फर्स्ट इंक्रीज होता है, और यहाँ यूनिफॉर्म नहीं होता है, यानी कि सब वैल्यू करता है, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस।
ठीक है। और देखिए जैसे कि 2s है तो इसका रेडियल नोड इक्वल्स टू 1 आएगा, रेडियल नोड इक्वल्स टू 1 आएगा क्योंकि n-1 होता है, n इक्वल्स टू 2-1। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट है, ये उसके नोड को डिनोट कर रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, मैं सब रिकैप कर रहा हूँ थोड़ा ब्रीफ में। ओके, तो देखिए पहले फर्स्ट इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है और उसके बाद में फिर इंक्रीज कर जाता है। ओके, देखिए इंक्रीज करा डिक्रीज करा फिर इंक्रीज कर दिया, देन अगेन इंक्रीजेस। तो देखिए ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है, ये सब वेरी करते जा रहा है, ऐसे ऊपर नीचे वाला ग्राफ बनते जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक, तो मैं लिख देता, थर्ड का आंसर है, सॉल्यूशन लिख देते हैं 4, क्योंकि हमें सब अभी तक इनकरेक्ट ही पूछ रहा है तो दिक्कत नहीं है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, अब थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि अब थ्योरी कंटेंट आ रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। ओके, ये भी सेम चीज है, एकदम फर्स्ट सेकंड टॉपिक होता है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें ये सब दिया रहता है, जिसमें हम कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हाउ कैथोड रेज आर जनरेटेड। ओके, दे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। हाँ, सीधी बात, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ, आपको देखते आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जैसे सीधे थ्योरी है तो आप तो इनको डायरेक्ट ही टैकल कर लोगे। ओके, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, हाँ ये भी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द कैथोड रे ट्यूब। हाँ, कैथोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचुरल नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब। ओके, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ये करेक्ट नहीं है। तो जो कैथोड रेज होता है वो डिपेंड करता है। ओके, तो देखिए कैथोड रेज में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज मटेरियल यानी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये हमारा एक कोई साइंटिस्ट था, कोई विलियम क्रूक्स करके नाम था उनका, उन्होंने डिस्कवर किया था इसे। और कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते थे, वो होते थे कि वो डिपेंड नहीं करते मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे, पर वो उसके बीच में यानी कि वो जो ट्यूब होता था उसमें जो गैस प्रेजेंट होती थी उस पर डिपेंड करते थे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, तो फोर्थ का ऑप्शन। तो देखिए फोर्थ का ऑप्शन है, फोर्थ, इट इज इनकरेक्ट। ओके, ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन लिखते हैं। फिफ्थ वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ट्रू, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। नहीं, ये तो गलत है। देखिए अब मैं यहीं पे रुक जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है गलत है। कैसे, देखिए, तो आपको, आपने पढ़ा होगा, देखिए ये जो चैप्टर है हमें एक टाइप से दो बार मिलता है, फिजिक्स में भी मिलता है केमिस्ट्री में भी मिलता है। तो देखिए आपने ये पढ़ा होगा, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 9.1। देखिए ये सब आपको पता रहना चाहिए क्योंकि आप ये सब पढ़ के आए होंगे तभी आप एग्जाम्पलर क्वेश्चन लगा रहे, तो आपको ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजी ये सारे फॉर्मूले याद रहना। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.674 इंटू 10⁻⁻27, ये भी केजी में होता है। ओके, प्रेजेंट केजी। तो देखिए कितना डिफरेंस है, कहाँ से सेम दिख रहा है, तो ये सीधे सीधे गलत है, तो इसका आंसर यही है। कहाँ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर सॉल्यूशन इक्वल्स टू डी। बाकी हम थोड़े नीचे के पॉइंट भी देख लेते हैं। इट इज अ बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्बिटल, ट्रू, इट इज अ कंसिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेज। हाँ, मैं तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स का वो होता है यानी कि कंपोजिशन। ओके, विच ऑफ द सिक्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ओके, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। हम्म। तो देखिए ये बात तो प्रूव करी थी उसने, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, नो, ये तो नहीं हुआ था। ये तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करके एक अलग ही टॉपिक था, उसमें कुछ और ही बताया गया था, फिर दूसरे ही साइंटिस्ट थे हमारे। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम, नो। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो हमने भोर के जो एक्सपेरिमेंट था उसमें प्रूव करते, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा जिसमें हमने बताया था आपको। तो देखिए ये ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, तो आपने जे जे थॉमसन का वो मॉडल नहीं देखा था प्लम पुडिंग वाला, उसमें बताया गया था ओवरऑल न्यूट्रलिटी, जैसे में क्या ऐसा होता है, एक एक वाटरमेलन सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें
ऐसे ब्लैक डॉट्स बताए थे, ठीक है, उसमें कुछ न्यूट्रॉन थे, और ये पूरा इलेक्ट्रॉन रेड कलर से पूरा वो था, और ये प्रोटॉन्स थे। ओके, तो इससे उसने बताया था कि पूरा जो हमारा एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इससे हमारा आंसर ए आ जाएगा। देखिए ये सारी थ्योरी थ्योरी कंटेंट है, फिर भी मैं थोड़ा ट्राई कर रहा आपको कि विजुअल दिखा के आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ये सारी चीजें आपको पता होगा। ओके, क्योंकि जो एटम का मास होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द एटम, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 को हो जाते हैं। टू एटम्स आर सेट टू बी आइसोबार्स इफ। ओके, तो बात होगी आइसोबार्स की। अब हमें कुछ नहीं पता है, हमें पता है आइसोबार्स में क्या होता है। आइसोबार्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, पर उनका जो यानी एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है। जैसे आइसो बार हो गया, आइसोटोप्स होते हैं, उसी का ऑपोजिट होता है एक टाइप से, समझ लीजिए। यानी आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो टोन्स, ये सब आपने पढ़ी होगी टर्म्स। ओके, तो देख लेते हैं। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्या ये ऑप्शन सही है? नो, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो, sum of the number of protons and neutrons is same but the number of protons is different। ओके, तो देखिए ये थोड़ी टेक्निकल टर्म दी हुई है, यही ऑप्शन। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है, सेवन्थ ऑप्शन लिख रहा हूँ। आप बोले होंगे कि जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, वही तो नहीं, इससे रिलेट कर सकते हैं, पर ये नहीं है। देखिए आपको इसमें बोला गया है कि आइसोबार्स, तो आइसोबार्स आपको बेसिकली इतना याद रखना है, सेम एटॉमिक मास। देखिए ये मेन चीज होती है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो देखिए अब वहां पे, यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, पर फोर्थ कैसे, देखिए जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, ये आपको पढ़ाए होंगे न्यूक्लियर चैप्टर में। ओके, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये ऐसा कुछ कहीं लिखा है फोर्थ वाले ऑप्शन में, देखिए ये लिखा है। तो सेवेंथ का आंसर सॉल्यूशन लिख देते हैं, इक्वल्स टू 4। इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज। ओके, तो इसमें सीधे पर मैं ज्यादा अब डीप नहीं जा रहा, ये सीधे सीधे फॉर्मूला है हमारा। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें एंगुलर नोड्स, रेडियल नोड्स, ये सारी चीजें आपने टर्म्स पढ़ी होगी। तो उसमें आपको पता होगा रेडियल नोड्स क्या होता है, रेडियल नोड्स, तो रेडियल नोड्स इज इक्वल्स टू n माइनस l माइनस 1। ओके, ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो n क्या होता है हमारा, n होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखिए ये सारी टर्म आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे अच्छे से। और ये क्या होता है हमारा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और ये तो 1 ही है। ओके, तो देखिए पहली बात, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3p दिया हुआ है, तो 3 क्या होता है हमारा, ये हो गया n, p हो गया। तो हम जब भी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर निकालते हैं तो हम इसको देखते हैं, तो s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1। ओके, ठीक है, तो हमारे पास n दिया है, p दिया है, 1 दिया है, तो सीधे फॉर्मूले पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। 3 माइनस n माइनस l इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू आंसर 1। तो इसका आंसर 1, 8 का आंसर 4 है। ओके, इजी, फॉर्मूले में पुट करिए, आंसर आपको इजीली मिलेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर द 4d ऑर्बिटल। ओके, इजी। जैसे ये अजीमुथल क्वांटम नंबर जो मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली डिनोट करता है जो अभी हम क्वेश्चन में पूछा गया, एंगुलर नोड्स। ओके, नोड, ठीक है। देखिए आप सबको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी चीजें अच्छे से आएगी। अगर आपने कुछ भी चीज मिस करी, अगर मान लीजिए आपके पास इतना इजी क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आपको दिक्कत आएगी ना। इसलिए देखिए सारी इजी इजी फॉर्मूले बस आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो 9 क्वेश्चन एंगुलर नोड्स पूछा गया, ऑर्बिटल दिया 4d। तो एंगुलर ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल इक्वल्स टू होता है एल, और एल क्या होता है हमारा, मैं थोड़ा ऊपर एरो बना रहा हूँ क्योंकि हमने अभी बताया था, 10 बार बताने से टाइम वेस्ट होगा बस।
तो इसमें बस इसका कुछ काम नहीं होता। देखिए डी ऑर्बिटल है, एस का जैसा 0 होता है, पी का इक्वल टू 1 होता है, एस पी, तो डी का होता है 2। तो 2 इज द आंसर। तो 9th क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया थर्ड। तो ये हमारा सॉल्यूशन। ओके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10, which of the following is responsible to rule out the existence of definite paths of trajectories of electrons? Okay, तो तो जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सर्कुलर पाथ में 2 मिनट में हेडिंग डाल देते हैं। तो देखिए 10th क्वेश्चन क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो सर्कुलर पाथ में घूमते थे, उनकी एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती थी। तो उसमें पूछा गया है कि ये कौन सा रूल था जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज को वो रूल आउट कर देता है, यानी कि वो कैंसिल आउट कर देता है। तो देख लेते हैं। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही था। ठीक है। तो आप, मैं बोल रहा ना, जैसे ये थ्योरी कंटेंट है तो इसमें मैं आपको ऐसे प्रॉपर अभी पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर उसमें तो आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ाना पड़ेगा। पर आपको ये सब याद रहेगा तो आपको बन जाएगा। तो हाइजेनबर्ग ने एक वो दिया था, उसके बहुत से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थे। कुछ रेडियस के लिए था, कुछ एनर्जी के लिए भी था। ओके। एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के लिए भी था। ठीक है। तो उस हिसाब से, तो जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो क्या कह रहा था, जो पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, जिससे वो मूव करता है, वो डिटरमाइन नहीं कर सकते विथ प्रॉपर एक्यूरेसी। ओके। तो अगर हमारे पास शो रहता है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी कुछ मान लीजिए वेलोसिटी है v, तो ये यानी कि एक्यूरेट नहीं थी, नॉट एक्यूरेट। तो देखिए अगर कोई सर्कुलर, अगर कोई भी चीज एकदम प्रॉपर सर्कल में घूम रही है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेलोसिटी रहना चाहिए, तभी वो एकदम प्रॉपर ऑर्बिट में घूम सकता है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी उसमें कुछ डिफरेंस आ गया, तो उससे क्या होगा, वो ऐसे लहर भी सकता है, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे जा सकता है, तो प्रॉपर सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है। तो वही चीज बताया गया था उसमें। इसके कुछ फॉर्मूले थे, वो सब मैं नहीं लिख रहा। ठीक है। 11th क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अच्छा, मैं इसका आंसर नहीं लिखा था। ओके, तो इसका आंसर ये है सेकंड, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने दिया था ये। ओके, यहाँ लिख भी लीजिए, हाइजेनबर्ग आंसर 10। हाइजेनबर्ग से याद आया, एक मूवी सीरीज है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है उसका, बहुत फेमस सीरीज है। उसमें आपको केमिस्ट्री के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिखेंगे कि आप पागल हो जाओगे, इतनी प्यारी चीज है उसमें। ओके। क्या नाम था उसका, हाँ, ब्रेकिंग बैड। आप कभी वो मूवी देखिए, देखना आपको टाइम मिले तो। उसमें केमिस्ट्री के इतने फंडे हैं कि आपको लगेगा केमिस्ट्री इतनी अच्छी है। ओके। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना, 11%। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ थर्ड शेल। ओके। इसमें भी क्या ही बताऊंगा मैं आपको। इसमें बोला है थर्ड शेल, तो एन की वैल्यू हो गई 3। ओके। तो हम कैसे करते थे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू, अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है तो हम एन स्क्वायर करते थे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सारे फॉर्मूले डिराइव करे गए हैं, आपको सब याद है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन थर्ड, थर्ड। ओके। 12th क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट मोमेंटम डिपेंड्स ऑन। ओके। तो जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता था, एजिमुथल क्वांटम नंबर होता था, वैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता था, और एक होता था स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके। तो ये चार चीज होती थी हमारे पास, तो किसी भी ऑर्बिट के ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते थे। ओके। तो उसमें में से एक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन। तो ये क्या होता है इसका आंसर, तो देखिए सीधे सीधे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है आपको क्या है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो होता है इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला था उसका, एल इंटू L+1 इंटू H/2 पाई। इसको हम ऐसे भी लिखते थे, कैसे लिखते थे, L इंटू L+1 इंटू H क्रॉस से डिनोट करते थे एक टाइप से। तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ सिर्फ एल ही एल है, और ये सारी टर्म तो कांस्टेंट है। तो इसका आंसर 12 का 1। ओके। आपको ये फॉर्मूला याद है तो
लिखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, देखिए कितना टाइम लगेगा इसका आंसर लाने में, ठीक है ना। 13 क्वेश्चन, ओके। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमें। Chlorine exists in two isotopic forms, chlorine 75 and chlorine 35, but its atomic mass is 35.5. Okay, this indicates the ratio of chlorine 75 and chlorine 35. Okay, हमें रेशियो पूछा गया है क्लोरीन 75 क्लोरीन 35 का मास का। ओके, जो हमारा यानी कि ये एक देखिए जो क्लोरीन होता है हमारा 35.5, हमें आपने पढ़ा होगा पहले की जो हमारे एटॉमिक मास में होते हैं वो इंटीजर फॉर्म में ही रहना चाहिए, पर कुछ कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास देखिए 35.5, तो ये कैसे आया, तो वो उनके कुछ कॉन्स्टेंट आइसोटॉप्स होते हैं उनसे बन के होते हैं। जैसे कि क्लोरीन है वो दो एटम से अपने दो एटम से बना हुआ है, एक क्लोरीन 75 क्लोरीन 35, तो इन दोनों का कंपोजिशन कुछ रेशियो में रहा होगा जिससे हमें 35.5 मिला, तो हमें वो पूछा गया है। ओके, तो मैं आपको एक चीज बता रहा, मैं एक चीज लिख रहा आप समझ जाएंगे। एवरेज एटॉमिक मास, इसका एक फॉर्मूला क्या होता था, M1 इंटू सॉरी, तो M1 इंटू P1 प्लस M2 इंटू P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2। मैं ये रेशियो के फॉर्म में लिख रहा है, मान लीजिए कुछ R1 कुछ R2। ओके, तो ऐसे कुछ था, ठीक है। तो हमारे पास एटॉमिक मास कितना दिया, 35.5 दिया हुआ है, और मास कितना दिया हुआ है, एक का मास दिया हुआ है हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30, सॉरी हाँ 35 इंटू मान लीजिए ये P1 मान लीजिए, और उसके सामने प्लस में 37 इंटू P2। ओके, ये देखिए ये रेशियो डायरेक्ट रेशियो के टर्म में कैलकुलेट कर, अगर हमें परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करना पड़ता तो डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं। ओके, और ये डिवाइड बाय P1 प्लस P2, बस कुछ नहीं है, उल्टा सीधा करना है हमें। 35.5 P1 प्लस 35.5 P2 इक्वल्स टू 35 P1 प्लस 37 P2। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा, तो इसका आंसर P1/P2 कुछ कितना आता है, कितना आएगा, 1/3। ओके, ये हमारा रेशियो है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, बस आपको पता होगा कैसे निकालते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका सॉल्यूशन ऑप्शन मैच कर लेते, थर्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस। ओके, तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि जगह सेम है। तो देखिए अब आप बोलोगे क्रोमियम फेरन ये सब तो अलग अलग है, कहाँ से सेम हुआ, तो देखिए इसके ऊपर कुछ चार्जेस रखे हैं। तो देखिए अगर प्लस, आपको एक मेजर फंडा बताता हूँ, अगर +3 दिए, सॉरी हाँ, जैसे मान लीजिए एक्स एलिमेंट दिया, उसके ऊपर कुछ प्लस एन चार्ज है, तो उसमें क्या करना है आपको, उसके मान लीजिए एटम्स, मान लीजिए इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर Z = मान लीजिए 10 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अगर प्लस चार्ज दिया है 10 - n करना है। ओके, और अगर एक्स के ऊपर -n दिया हुआ है, Z = 10 ही दिया, तो 10 + n करना है। बस इतना फंडा याद रखिए, और बाकी ये सब कैसे आए सब आपको पता होगा। मैं मेन मेन चीजें बता रहा हूँ क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको बस यही चीजों की जरूरत है। तो हम सभी का कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम क्रोमियम का कैलकुलेट करते हैं, ये पहला, सभी का कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद में हम मिला लेंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। तो मैं इसको थोड़ा इजी टर्म में लिख रहा, आर्गन, तो आर्गन में अपने 18 एलिमेंट्स आ गए, 18 सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब उसके बाद में कितने बचे, 18, और ये 6 बचे, लेकिन इसके ऊपर +3 चार्ज भी तो है, तो +3 चार्ज के लिए 6 - 3 करना पड़ेगा, क्योंकि बचे 6 थे, तो इसमें सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन डालने हैं। तो कैसे आएंगे, वो आएंगे 3d3। ओके, ऐसे आएंगे। बेसिकली इसका होता ऐसा था, देखिए आर्गन 18 होता था, ये 18 है, और इसमें 3d में भी यहाँ 4 आता था और 4s2 आता था, तो यहाँ यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन गए, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ 3d3 बच गए। तो आपको समझ आ गया कैसे आया। वैसे मैं अब आगे सभी का लिख रहा, Fe+3 का एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 26, सॉरी हाँ 26। तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता मैं,
Fe+3 का लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 18, और इसका आ जाएगा 3d5। ओके, ऐसे ही मैं Mn का भी लिख लेता हूँ, थर्ड Mn, उसके बाद 4p+2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। तो एटॉमिक नंबर 25, तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, आर्गन 18, और इसका भी कितना होता है, 3, अच्छा मैंने यहाँ 8 लिख देगा, सॉरी, ये 3d8 नहीं, ये 3d5 है। ओके, और यहाँ पे भी हो जाएगा 3d5, क्योंकि देखिए यहाँ +3 है, यहाँ +2, पर यहाँ 26 है, 25 है, तो डायरेक्टली आप ऐसे भी देख सकते हैं। कुछ कुछ चीजें होती है जो आंखों से दिख जाती है और इजीली पता चल जाती है। फोर्थ क्या दिया है, CO, कोबाल्ट+3। ओके, इसका एटॉमिक नंबर दिया है 27, और हम इसे जब एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की टर्म में लिखेंगे तो आर्गन हो गया, आर्गन में 18 पता ही है, और आप इसका आ जाएगा 3d6। ठीक, तो चलिए मैं, और कुछ बचेगा, अच्छा स्कैंडिनियम बचा है, स्कैंडिनियम +3, तो इसका एटॉमिक नंबर Z = 21 है। ओके, तो इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, आर्गन हो गया, और इसमें 3d0, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था जो 4s में गया होगा, क्योंकि 4s2 में रहे होंगे, तो 4s2 वाला तो पूरा उड़ गया, और 3d में एक रहा होगा तो वो भी उड़ा दिया, तो 3d0 कर दिया। ओके, क्योंकि हमें 3 इलेक्ट्रॉन घटाने भी तो है, क्योंकि +3 दिया हुआ है। ठीक है, इतने ही थे ना। ओके ओके, सॉरी। तो बस आपको क्या पूछा गया है, आयंस हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए 3d0, 3d6, 3d5, 3d5। ओके, तो देखिए सेकंड और थर्ड हमारा मैच कर रहा है, तो यही आंसर है हमारा। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड। सॉरी, मैं, हाँ, हमारे हमारे ऑप्शन के हिसाब से यही है, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन अगर हम क्वेश्चन का ऑप्शन मिलाएं तो देखिए Fe+Mn+2, तो इसका आंसर बी। ओके, सॉल्यूशन इक्वल्स टू बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम। इजी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। So Z effective for an electron in a 2s orbital is the same as Z effective of an electron in a 2p orbital. ओके, तो इसके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। तो इसमें बोला गया है कि सो Z इफेक्टिव होता है 2s ऑर्बिटल, सॉरी, जो 2s ऑर्बिटल का Z इफेक्टिव होता है वो 2p ऑर्बिटल के Z इफेक्टिव के बराबर होता है। तो ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया है। कैसे, देखिए, बेसिकली होता क्या है, तो हमें हम Z इफेक्टिव की बात करते हैं। तो जो Z इफेक्टिव होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन इन 2s एंड 2p, जो 2s और 2p जो ऑर्बिटल होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका है, उनका डिफरेंट, देखिए यहाँ पे देखिए एस और पी, ये तो डिफरेंट ही होगा कि इनका डिफरेंट स्क्रीनिंग, हम स्क्रीनिंग इफेक्ट से जानते हैं, तो ठीक है, इनका डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो इनका जेड इफेक्टिव भी डिफरेंट आएगा फिर तो ये कैसे बोल रहा है कि सेम है, तो ये गलत है, क्योंकि उनका डिफरेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ओके, तो इसका जो होता है वो ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, जेड इफेक्टिव ऑफ 2s ऑर्बिटल ग्रेटर देन जेड इफेक्टिव ऑफ 2p ऑर्बिटल। ओके, तो ऐसा होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये वाला तो गलत है। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। अब देखिए इन ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर इतनी अच्छी थ्योरी आती है तो फिर तो अच्छी बात है, आप एक बार में निकाल सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी याद कर करके निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इन द 2s ऑर्बिटल हैज द सेम एनर्जी एज एन इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल। ओके, तो ये भी देख लेता हूँ, जैसे मुझे पता है एनर्जी, एनर्जी का ऑर्डर देख लेते हैं। हाँ, एनर्जी ऑर्डर, तो देखिए, तो एनर्जी ऑफ 2s, जो 2s होता है उसमें एनर्जी कम होता है एज कम्पेयर टू एनर्जी ऑफ 2p। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे कॉन्क्लूड करके दिखाऊंगा, ये सारी चीजें आपको याद रहना चाहिए, आपने ये सब पढ़ा होगा, क्योंकि ये आप देखिए इसमें भी पढ़ते हैं आप, इसमें क्या कहते हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है ये। ओके, तो ये सभी चीजें आपको याद होती है। तो सेकंड ऑप्शन ये भी गलत है, यहाँ पे भी सेम बोला गया है, ये तो गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, जेड इफेक्टिव ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल इज सेम एज द जेड इफेक्टिव फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल।
नहीं, इसमें भी सेम बोल दिया। देखिए अब मैं इसको भी clear- आप बोलेंगे कि आप कुछ भी सेम नहीं आ रहा है, तो देखिए ये ऐसा होता ही है क्या, मैं ऐसे सभी का कुछ ऑर्डर रहता है जो डिफाइंड रहता है। जेड इफेक्टिव ऑफ वन एस ऑर्बिटल, जो वन एस ऑर्बिटल का जेड इफेक्टिव होता है वो नहीं होता जेड इफेक्टिव ऑफ टू एस ऑर्बिटल। तो आपने बोला जैसे कि देखिए आपने यहाँ पे भी दिक्कत कर दी कहाँ पे, हाँ ये पहला वाला टू एस और टू पी का जेड इफेक्टिव आपने बोला डिफरेंट आता है। आपने बोल दिया अब तो यहाँ पे वन एस है, फिर भी आप डिफरेंट बोले, हाँ ऐसा भी होता है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट शेल है और ये जो है दूसरा ऑर्बिट है, तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। ओके, the two electrons present in the two orbitals have spin quantum number ms but of opposite sign। हाँ ये सही है। कैसे, देखिए मैं बता, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं एम एस है, और इसकी वैल्यू बेसिकली क्या होती है, या तो +1/2 होती है या फिर -1/2 होती है। तो जो हमारा अभी यहाँ पे बात कर रही है टू एस ऑर्बिटल की, तो देखिए इसमें एक का होगा +1/2, एक का होगा -1/2। तो देखिए इनका वैल्यू तो सेम है बट साइंस अपोजिट है, अपोज है साइन। तो यही आंसर है। तो 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख देते हैं, इक्वल्स टू 4। तो हम नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, तो इसमें वेवलेंथ के बारे में पूछा गया। हमारे पास ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो लैम्डा होता है ये हमारा हो गया वेवलेंथ, और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, h/mv, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात करेंगे यहाँ पे भी। देखिए और सेम वैल्यू ऑफ v लार्जर द वैल्यू ऑफ m। ओके, अगर हमारे पास वेलोसिटी का मास, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू मान लीजिए सेम रहे, एकदम मान के चलते एकदम सेम है, और हमारा मास जो है हमारा वो लार्जर है, तो देखिए जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिक्रीज करते जाएगी। ओके, तो उसके हिसाब से देखते हैं जो अल्फा पार्टिकल होता है, पहले अल्फा पार्टिकल देख लेते हैं, अल्फा सॉरी। तो इसमें हमें सबसे पहले या तो हम सबसे हाईएस्ट वाली वेवलेंथ देख ले या सबसे शॉर्टेस्ट वाली वेवलेंथ देख ले, तो उससे हमारा फंडा क्लियर हो जाएगा। इफ द ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड, देखिए हमें स्पीड सेम दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स विल द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ करना है तो हमें सबसे ज्यादा मास चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो देखिए बहुत कम होता है, एकदम नियरली जैसे 10⁻27 kg में होता है कुछ, तो वो तो नहीं होगा। अल्फा पार्टिकल हीलियम +2, तो इसका मास कुछ 4 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम। ओके, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब एक ही चीज है, एक टाइप से, इनके मास बहुत कम होते हैं लेकिन इसका बहुत ज्यादा मास होता है। तो ठीक है, बस यही है, मास ऑफ हीलियम +2 इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इसी के साथ इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। देखिए ये सिंपल है, ये है अगर मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ वेलोसिटी यानी कि वेवलेंथ हमारा डिक्रीज करेगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, ओके, एंड तो अब हम चालू करते हैं सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा ये कौन सा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अच्छा ये टाइप 1 था। ओके, हमारे पास दो दो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो मैं थोड़ा नया पेज खोल लेता हूँ, पेज। ओके, इसमें मैं हेडिंग डाल रहा हूँ सेकंड मल्टीपल। देखिए सब इजी थे ऊपर के क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन थोड़े हार्ड होंगे, शायद इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, टाइप 2, देखिए यहाँ लिखा भी है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर ऑप्शन में भी करेक्ट। ओके, तो बेसिकली यही है, तो चालू करते हैं। 2 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, तो चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द पेयर विच आर नॉट आइसोटोप्स। ओके, मैं फिर से बता देता, देखिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी, आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर
बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ओके, एटॉमिक नंबर सेम होगा पर एटॉमिक मासेस हमारे डिफरेंट होंगे। ओके, तो इसमें देख लेते क्या क्या है। देखिए, पहला ऑप्शन एटॉमिक नंबर सेम मास डिफरेंट। ओके ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम। ओके, इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हमारा है फर्स्ट एंड सेकंड। तो सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू हो गया। नहीं, देखिए, मैं आपको यही देखने जा रहा था कि आप ध्यान दे रहे कि नहीं। कि देखिए, इसमें मेन चीज आपको ऑप्शन, जब भी आप ऐसे जेईई क्वेश्चन करेंगे तो आपको मेन चीज हमेशा ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ये देखना है। तो देखिए, इसमें पूछा गया नॉट, तो वन और टू तो आइसोटोप्स है। ओके, आइसोटोप्स। बट जो आइसोटोप, देखिए मैं इसलिए इस चीज को गलत करके फिर से सही कर रहा क्योंकि जब मैंने जेईई दिया था तब ये दिक्कत आई थी मुझे, यानी कि मुझे आंसर तो पूरा आ गया था पर मैंने जो क्वेश्चन है वो पढ़ा ही नहीं अच्छे से। मैंने बोला कि ये राइट है तो मैंने इसको राइट कर दिया, पर हमें तो पूछा ही रॉन्ग है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, तो इसमें देखिए दोनों ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ओके, तो चलिए मैं आपको पता ही देता है डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होती है। तो देखिए, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है जो ऑर्बिटल सेम सब शेल में हो, यानी कि एक शेल, एक मेन शेल होती है उसकी सब शेल होती है। ओके, तो ऑर्बिटल्स ऑफ, पहले मैं लिख देता फिर आपको समझा दूँ। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब शेल ऑफ मेन, यानी कि जो हमारी मेन शेल होती है उसकी जो सब शेल होती है उनका सेम। ओके, दैट इज, लेकिन हम इसको ऐसे भी डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे मेन हो गया, जैसे एन, एन हो गया हमारा, और एंड एल हो गया हमारा, इज इक्वल टू सेम। ओके, यहाँ कहीं भी हमारी एन और एल की वैल्यू वैल्यू इक्वल टू सेम होगी, क्योंकि देखिए ये जो हमारा डिनोट करता है वो मेन शेल होता है, मेन शेल, और ये हमें डिनोट करता है सब शेल। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो हमें बेसिकली देखना क्या है, हमें बस देखना है कि जहां कहीं भी एन एंड एल हैव सेम वैल्यू आर डीजे। देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखते हैं, एन इक्वल्स टू थ्री, एल इक्वल्स टू टू। हम इन दोनों चीज को अभी फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि डिजनरेट ऑर्बिटल की हमें बस ये दो चीज चाहिए, एन इक्वल्स टू टू, एन इक्वल्स टू एल, एल इक्वल्स टू टू, एन इक्वल्स टू एल, एल इक्वल्स टू टू। ये फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। ओके, तो इसको तो आप मान ही लीजिए करेक्ट है। ओके, इसमें एन इक्वल्स टू थ्री, एन इक्वल्स टू सही है, एल इक्वल्स टू वन, एल इक्वल्स टू टू गलत हो गया, एन इक्वल्स टू फोर, अरे गलत हो गया, लास्ट ऑप्शन एन इक्वल्स टू थ्री, एन इक्वल्स टू, एल इक्वल्स टू टू, एल इक्वल्स टू। ओके, तो फर्स्ट एंड फोर आधा आंसर। तो इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं, इक्वल्स टू फर्स्ट एंड फोर। तो देखिए कितना इजी था, बस आपको एन और एल कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट भी नहीं करना था, आपने सिर्फ देखना था और उससे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। ओके, तो देखिए ये क्वांटम नंबर्स दी एन एल एंड एम, और उसमें से एक एस भी होता है। देखिए ये जो एम है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, चार होते हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा। तो इसमें पूछा गया है कि इन सब में से कौन सा करेक्ट है। ओके, तो देखिए इन सब का एक वो होता था, रिलेशन होता था इन दोनों के बीच में। जैसे कि एन की वैल्यू मान लीजिए एक्स हो गई, एल की वैल्यू हमेशा एक्स माइनस वन तक ही जा सकती है, जीरो से लेके। ओके, तो मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात करेंगे, मैं तो ऐसे ही बता दूँ। हम्म, एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में देखिए एन की वैल्यू वन है और इसने एल की वैल्यू भी वन दी है, तो नहीं हो सकता। एल की वैल्यू वन ही हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एल की वैल्यू, क्योंकि देखिए एन की वैल्यू, मैं आपको जैसे बताया एक्स की वैल्यू अगर टू है तो उसकी वैल्यू टू माइनस वन ही होगी। ओके, और साथ ही साथ हम एम की बात कर लेते हैं, एम की वैल्यू क्या होती है? एम की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन हो सकती है, जीरो हो सकती है, प्लस वन हो सकती है। बेसिकली क्या होता है, रुपये ये होता है एल माइनस वन, तो एल प्लस।
यहाँ तक जा सकती है। अगर यहाँ पे एन इक्वल टू वन है तो एल की वैल्यू हमेशा यानी जीरो रहना था, तब ये ऑप्शन करेक्ट था, पर यहाँ पे एल की वैल्यू वन दी है तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है। देखिए सब पता होगा, जैसे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। सेकंड ऑप्शन रखते हैं। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू टू दी है, एल की वैल्यू वन दी है, ठीक है कोई नहीं। और एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, एम की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, एम की वैल्यू होती है, सॉरी माइनस, एम की वैल्यू कहाँ से होगी, माइनस टू हो सकती है, माइनस वन भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, प्लस वन भी हो सकती है, प्लस टू भी हो सकती है। सॉरी 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 सॉरी, ओके। एन इक्वल टू एल से माइनस एल टू प्लस एल जाता है, ओके। यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दी क्या हमने? पहले वाले में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एल की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, तो एम की वैल्यू सिर्फ जीरो हो सकती है इसमें, ओके। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। So, अगर यहाँ पे एल की वैल्यू है, ये माइनस एल से टू प्लस एल जाता है, ये एम की वैल्यू है, माइनस एल टू प्लस एल जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन, जीरो एंड वन। तो देखिए यहाँ पे प्लस वन दिया हुआ है, तो ये करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैंने कुछ गलत बता दिया था, सॉरी, होता है क्या। थर्ड ऑप्शन, एन इक्वल टू कितना दिया है, थ्री दिया, और एल इक्वल टू टू दिया है। देखिए एन की वैल्यू जब थ्री दी, एन की वैल्यू और एल की वैल्यू में बस वन का डिफरेंस आ गया तो वो सही है, आपको बस इतना देखना। और एन की वैल्यू क्या होगी, माइनस एल टू प्लस एल जाएगा, टू प्लस एल, ओके। तो कितना होगा, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, बस इतना ही रखो। अब देख लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या दिया, माइनस टू दिया हुआ है तो ये सही है, ठीक है, माइनस टू, तो ये भी सही है। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन। ओके, फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया, एन इक्वल टू थ्री दिया हुआ है, बट एल इक्वल टू फोर दिया है, तो यहाँ पे यहीं पे गलत हो गया, तो इसको रॉन्ग करना है। हमारे पास कौन कौन से करेक्ट है, थर्ड एंड सेकंड आर करेक्ट एंड फर्स्ट एंड फोर्थ और फोर्थ आर इनकरेक्ट, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सी। देखिए दो ऑप्शन है, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन है, तो ये आपको सभी पॉसिबिलिटीज चेक करनी होगी हर एक क्वेश्चन के, तो ये सब चीजें। वो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ओके। तो देख लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आपको बता दें, आपको पता होगा फिर भी मैं दिखा दे रहा, आपको रिकैप भी हो जाएगा इसके साथ साथ। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये किसके लिए, एटम्स, एटम्स हैविंग, ओके। यानी कि दो तीन एटम के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में हमें देखना है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं, ठीक है। तो चालू करते हैं। ये हो गया पहला, पहला चालू करते हैं, एन ए प्लस। पहला ऑप्शन चेक करा, तो इसमें 11 होते हैं, लेकिन प्लस के कारण मैंने आपको बता दिया, तो माइनस वन करना पड़ेगा, तो इसमें क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमें एम जी प्लस टू दिया है, 12 माइनस टू, तो उसमें आ जाएगा फिर से 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये ट्रू है। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, एल्यूमिनियम प्लस थ्री। एल्यूमिनियम कितना, 13 होता है एटॉमिक नंबर, माइनस में थ्री, क्योंकि प्लस थ्री की वजह से माइनस थ्री करना पड़ेगा, प्लस टू 10 इलेक्ट्रॉन। आप ऐसे भी याद सकते हैं, प्लस है तो हमें माइनस करना है, माइनस से प्लस करना है। फिर हमारा क्या था, फिर हमारा एल्यूमिनियम के साथ दिया हुआ है ओ निगेटिव, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8 होता है, पर माइनस है तो प्लस वन करना पड़ेगा, तो इसमें कितना हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास थर्ड ऑप्शन में दिया है एन ए प्लस। तो एन ए प्लस का फिर से देख लेते हैं, 11 माइनस वन इक्वल टू 10, जैसे हमने पिछले बार कैलकुलेट करा था। और दूसरा दिया है ऑक्सीजन, टू माइनस, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, और माइनस टू है तो प्लस टू इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये तो सही है। आप फोर्थ वाला देख लीजिए, फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, एन नाइट्रोजन माइनस थ्री, तो इसका नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन के कारण प्लस थ्री लगाना पड़ेगा, तो इसमें आ जाएगा फिर से 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन माइनस वन, क्लोरीन का कितना होता है, 70, और इसमें माइनस वन भी कर दिया, तो इसमें प्लस वन कर दिया, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये तो सेम नहीं है, तो ये रॉन्ग है। तो कौन कौन से सेम है, हमारा थर्ड वाला सेम है और फर्स्ट वाला सेम है। और पूछा क्या क्या है हमें, जो सेम है, तो फर्स्ट एंड थर्ड, ये सही है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ओके। तो हम लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा एमसीक्यू टाइप टू, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट। ओके, तो क्वांटम नंबर्स के रिलेटेड हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और नहीं है। तो पहला देख लेते हैं। एंगुलर, देखिए ये भी थ्योरी कंटेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए थ्योरी, अगर आपने प्रॉपर आता होगा जो आपको क्वांटम नंबर्स, जो चार क्वांटम नंबर्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता होगी, आपको इसमें समय ही नहीं लगेगा। आप दूसरे लोग सोचते रह जाएंगे, आप कैलकुलेट करके निकल लेंगे। एंगुलर क्वांटम नंबर determines the थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो ये सही कैसे, देखिए जो मैं यहाँ लिखा देता हूँ पैटर्न का फर्स्ट। ओके, तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। वो क्या करता है ये डिटरमाइन करता है थ्री डायमेंशनल शेप। ओके, ये सब थ्योरी में लिखा है, आपको याद रहेगा। सेकंड वाला देखते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटर। नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रॉपर गलत है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है अपना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल्स टू, हम एन से डिनोट करते हैं इसे। और ये एन हमारा क्या है, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, जब से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री तब से पढ़ते जा रहे हैं। ये डिनोट करता है साइज ऑफ ऑर्बिट। तो हमें विच ऑफ द करेक्ट बताना चाहिए, तो नहीं है, ये वाला सही है। ओके, थर्ड वाला देख लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। क्या बोल रहे हो, कुछ का गलत है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से डिनोट करते हैं, और ये साइज ऑफ ऑर्बिटल डिनोट नहीं करता, ये डिनोट करता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन ये कहाँ डिनोट करता है? ये सबशेल में डिनोट करता है। ओके, जैसे ये शेल हो गई, एन एल जो शेल होता है उसमें सबशेल में डिनोट होता है। तो ये भी गलत है, कुछ और लिखा है, हमें कुछ और पता है। तो ये ऐसी बात है। Spin quantum numbers of an electron determines the orientation of the spin of electron relative to choose an x। करेक्ट, एकदम प्रॉपर स्टेटमेंट है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए इसमें आपको चारों चीज पूछ ली गई क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो क्या होता है, जो बेसिकली क्या होता है इसमें, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है। ओके, स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्स। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें। तो देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि उसमें वही चीज बोला गया है जो हमें पता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी होता है। तो देखिए आज हमने क्या क्या कर लिया, आज हमने कर लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टाइप 1 कर लिया। ठीक है, और उसमें कितने 16 क्वेश्चन थे। एंड सेकंड टाइप में कुछ रहे होंगे 8-9 क्वेश्चन, उसके भी हमने कर लिए 21 क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता, तो उसको भी ऐड कर देते हैं। एंड तो ठीक है, आज हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिया है। तो अब हम अगले लेक्चर में थर्ड एंड फोर्थ कर लेंगे। तो शॉर्ट लॉन्ग होंगे, दो क्वेश्चन, दो टाइप होंगे, और शायद होगा एक और। तो हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखिए ये जो पार्ट था हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो थोड़ा इजी था। इसमें हमें उतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अगर आपको थ्योरी थ्योरी आता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन स्टिक करके स्किप कर सकते हैं, यानी आगे बढ़ सकते हैं। आपको वहीं लटके रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपना ये लेक्चर एंड करता। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।